जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज की जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास जो है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालने इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा है उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आज जो है क्या है, आज 19 जुलाई है और आज है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम आज हो जा रहा है, इसके तुरंत बाद ही आप लोग का जो है कुछ दिनों के बाद कक्षपाल का भी एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया जाएगा। तो पढ़ाई को जो है बंद नहीं करना है, ये पढ़ाई में ढिलाई नहीं करना है। जिस शिद्दत से या जिस कंटिन्यूटी के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, प्रत्येक दिन पढ़ते रहिए। हम भी आप लोगों को जो है रोज़ पढ़ाते ही रहेंगे। एकदम पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। जब तक आप स्टूडेंट हैं पढ़ाई से तौबा तौबा नहीं करना है, ठीक है। जब नौकरी लग जाएगा या पढ़ाई छोड़ देना है उसी दिन छोड़ना है, लेकिन बहाना नहीं करना है कि एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। अभी और भी एग्ज़ाम बाकी है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि किस, यहाँ पर किस लिखेगा, किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण करवाया था। पहला है भीमसेन, दूसरा है फनी मुकुट राय, तीसरा है प्रताप राय, चौथा है भीमकर्ण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजा भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण करवाया था। कहाँ पर करवाया था? तो खुखुरागढ़ में करवाया था, ठीक है, खुखुरागढ़। और ये खुखुरागढ़ कहाँ हुआ करता है? तो ये आपका गुमला जिला में है। और गुमला जिला कब बना है? तो 1983 में। किस जिला से अलग करके बना है? तो रांची जिला से अलग करके बनाया गया है। इतना याद रखना है। अब यहाँ पर जो है नागवंश की चर्चा हो रही है, तो बता दें कि झारखंड में जो है नागवंश की स्थापना 64 ईस्वी में की गई थी, ठीक है, 64 ईस्वी में। अब इस 64 ईस्वी को आप लोग जो है प्रथम शताब्दी भी मान सकते हैं। और किसने की थी इसकी स्थापना? तो राजा फनी मुकुट राय ने की थी। इसीलिए जो है राजा फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। और नागवंशियों का जो है राजकीय भाषा क्या था? तो नागपुरी था। अपना जो नागपुरी भाषा है वही नागवंशियों का राजकीय भाषा था। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड क्षेत्र में किसके प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव शुरू हुआ। पहला है चंद्रगुप्त, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है अशोक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त के, ठीक है। समुद्रगुप्त के झारखंड में प्रवेश के बाद जो है झारखंड में बौद्ध धर्म बढ़ना शुरू हुआ या प्रभाव शुरू हो गया। अब समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। और इनका कार्यकाल क्या रहा है? तो बता दें कि 335 से लेके 375 ईस्वी इनका कार्यकाल माना जाता है। किसका? समुद्रगुप्त का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ढाल विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था। पहला है 1767, दूसरा है 1762, तीसरा है 1769, चौथा है 1770। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1767 से लेके 1777 तक, यानी कि 10 सालों तक आपका क्या चला था? तो 10 साल तक ढाल विद्रोह हुआ था। और ढाल विद्रोह का नेतृत्व जो है राजा जगन्नाथ ढाल के द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। किसके द्वारा? राजा जगन्नाथ ढाल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अब एक सवाल ये भी पूछता है कि सबसे पहले अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में कब हुआ था? तो 1767 में ही हुआ था। और किस दिशा से हुआ था? तो बता दें कि सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था, ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि तिलका मांझी किस अंग्रेज अधिकारी को तीर मारकर हत्या कर दी थी। पहला है विल्किंसन, दूसरा है ऑगस्टिन क्लीवलैंड और तीसरा है रफसेज, चौथा है हेविड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑगस्टिन क्लीवलैंड। अब जो है तिलका मांझी का जिक्र हो रहा है, तो आपको बता दें कि तिलका मांझी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसे तिलका मांझी आंदोलन कहते हैं। और तिलका मांझी आंदोलन का चरम उत्कर्ष काल 1783 से लेकर 85 ईस्वी है। और तिलका मांझी ने जो है 1784 में एक कांड कर दिया। कांड क्या कर दिया कि एक अंग्रेज अधिकारी की जो है तीर मारकर हत्या कर दी। और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? तो क्लीवलैंड था। ये भी आपको याद रखना है।
अब इसके परिणाम स्वरूप जो है तिलका मांझी को 1785 में क्या कर दिया जाता है, तो भागलपुर में, कहाँ पर, तो भागलपुर में जो है बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी जाती है। ठीक है, और आज जो है उस जगह को, यानी कि भागलपुर के उस फांसी वाला जगह को बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखना है। और ये भी पूछता है कि तिलका मांझी का जो है मूल नाम क्या था, तो उनका मूल नाम जाबरा पहाड़िया था। और जाबरा माने जबर मतलब होता है बड़ा, और वैसे ही 6-7 फीट लगभग ऊंचाई था किसका, तिलका मांझी का। बहुत ऊंचा लंबा कद था, देखने से ही पहाड़ टाइप का लगते थे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी से हुई है। पहला है काला जार, दूसरा हैजा, तीसरा चेचक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हैजा हो जाएगा। और हैजा आप जानते हैं कि हैजा जो है गंदा खाना पानी करने से जो है होने वाला एक रोग है। अब जो है बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा विस्तार में जानेंगे। तो बिरसा मुंडा को प्यार से लोग क्या बोलता है, धरती आबा। और धरती आबा का मतलब होता है जगत का पिता। अब बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है कब, तो 15 नवंबर 1875 को बृहस्पतिवार के दिन, जिनके कारण इनका नाम बिरसा मुंडा रखा गया है। और कहाँ पर हुआ है, तो बता दें कि वर्तमान में जो खूंटी जिला है, खूंटी जिला के उलीहातू गांव में हुआ है। और इनके पिताजी का नाम क्या है, इनके पिताजी का नाम है सुगना मुंडा और इनके माता का नाम कर्मी है। इतना याद रखना है। बिरसा मुंडा के सेनापति का नाम क्या था, गया मुंडा। और बिरसा मुंडा के जो धार्मिक गुरु हैं उनका नाम क्या था, तो उनका नाम है आनंद पांडे। ये सब आपको जो है याद रखना है। अब बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई है, तो बिरसा मुंडा की मृत्यु आपका 9 जून 1900 ईस्वी को हुई है रांची के सेंट्रल जेल में। और सरकारी दस्तावेज के अनुसार उनकी मृत्यु का कारण हैजा बताया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि अंग्रेजों के टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका समाधि स्थल भी पूछता है, तो समाधि स्थल कहाँ है, तो आपका रांची में ही है। रांची में कहाँ, तो आपको बता दें कि लालपुर चौक से कोकर चौक की ओर आप बढ़ते हैं तो बीच में जो है डिस्टिलरी पुल है, तो डिस्टिलरी पुल के किनारे ही बिरसा मुंडा का समाधि स्थल बना हुआ है। अब ये भी पूछता है कि बिरसा मुंडा के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा कितने रुपये का इनाम रखा गया था, तो मात्र 500 रुपये का इनाम राशि रखा गया था। ये सब बात जो है आपको याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अच्छा, एक बात और याद आ गया तो उसको भी बता दें कि बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसे बिरसा मुंडा आंदोलन कहते ही कहते हैं, लेकिन उस आंदोलन को जो है उलगुलान भी कहते हैं। और उलगुलान का मतलब क्या हो जाता है, तो महान क्रांति या महान हलचल होता है, ये आपको याद रखना है। और उलगुलान का काल या पीरियड कब से कब माना जाता है, तो उलगुलान का काल जो है 1895 से लेके उनका मृत्यु यानी कि 1900 ईस्वी तक के काल को उलगुलान का काल माना जाता है। ये सब डिटेल में याद रखना है, करीब में एग्जाम नहीं है तो टेंशन आपको नहीं लेना है। इस तरह से जो है डिटेल में ही पढ़ते हुए जाना है, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि जिस चीज़ों को आप समझ जाते हैं भूल नहीं पाते हैं, लेकिन जिसको आप याद रखते हैं या याद करते हैं उसको आप कुछ दिन बाद भूलने लगते हैं। ये मानव का स्वभाव है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि उरांव गांव का प्रधान कौन होता है। पहला है पाहन, दूसरा है मांझी, तीसरा महतो, चौथा है बैगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महतो इसका सही हो जाएगा। देखिए उरांव लोग का जो शासन व्यवस्था है उसमें कहावत है कि पाहन जो है गांव को बनाता है और महतो जो है गांव को चलाता है। तो महतो जो है गांव का प्रधान होता है और उरांव जनजाति के जो धार्मिक प्रधान होता है वो आपका पाहन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब उरांव जनजाति का जिक्र हुआ है तो आपको बता दें कि उरांव झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा क्या है, तो इनकी भाषा कुड़ुक है। और कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए कौन सा लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ये जो तोलोंग सिकी लिपि है इसका आविष्कार किसने किया है, तो नारायण उरांव ने किया है। कब किया है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नारायण उरांव के द्वारा किया गया है। अब उरांव जनजाति के लोग जो है स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं। कुड़ुक कहलाना पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि कुड़ुक का मतलब मानव या मनुष्य होता है। और उरांव जनजाति का जो है सर्व प्रमुख देवता का नाम क्या है, धर्मेश। और धर्मेश जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। और उरांव जनजाति का जो है सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है, सरहुल है। लेकिन सरहुल को ये लोग सरहुल नहीं बल्कि क्या कहते हैं, खद्दी के नाम से पुकारते हैं। साथ ही ये भी याद रखना है कि उरांव जनजाति में जो है एक धुमकुड़िया होता है जिसे क्या कहा जाता है, तो एक युवागिरी होता है। युवागिरी को क्या कहा जाता है, तो युवागिरी को धुमकुड़िया कहा जाता है। ये आपको याद रखना है।
इतना कम से कम शॉर्ट में याद रखना है, हम शॉर्ट में ही बता रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हो जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? पहला है नागपुरी, दूसरा संथाली, तीसरा मुंडारी, चौथा है हो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, हो जनजाति झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से चौथी सबसे बड़ी जनजाति है और इनकी भाषा कौन सी है? हो। और हो भाषा को लिखने के लिए वारंगचिती लिपि का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? वारंगचिती लिपि का प्रयोग किया जाता है। और वारंगचिती लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो लाको बोदरा ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका हो जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड की कौन सी शिल्पी जनजाति है जो बांस की कला में प्रवीण मानी जाती है या दक्ष मानी जाती है? पहला है सूर, दूसरा है महली, तीसरा है बिरहोर, चौथा है खरवार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड की जो जनजाति महली है उसे शिल्पी जनजाति भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो है जन्मजात इनबिल्ड होता है बांस की चीज़ों को बनाने का कला। ये लोग बांस के बहुत सारी चीज़ बनाते हैं, जैसे टोकरी है, टोकिया है, कुमनी है, और भी सुपली उपली बहुत सारा चीज़ ये बनाते हैं बांस का, यानी कि बांस कला में निपुण होते हैं। कौन? आपके महली। और महली जनजाति के बारे में बता दें कि महली जनजाति जो है 5 उप शाखा में बटा हुआ है। कौन कौन सा? तो एक होता है आपका बांसफोर महली। कौन सा? बांसफोर महली। और दूसरा क्या हो जाता है? तो दूसरा होता है पातर महली। और तीसरा क्या हो जाता है? तो तीसरा हो जाता है सुलंखी महली। कौन हो जाता है? सुलंखी महली। और चौथा क्या हो जाता है? तो चौथा हो जाता है आपका तांती महली। और पाँचवा क्या होता है? तो पाँचवा हो जाता है महली मुंडा। क्या हो जाता है? महली मुंडा। तो 5 उपशाखा में बटा हुआ है आपका महली जनजाति, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात किया जाए कि इनकी जो है जनसंख्या सबसे अधिक किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है, तो रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, सिंहभूम, संथाल परगना, हजारीबाग, धनबाद, इन सभी क्षेत्रों में जो है इनकी जनसंख्या देखने को मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्न में से कौन सी झारखंड की आदिम जनजाति है? पहला है महली, दूसरा मुंडा, तीसरा किसान, चौथा है बिरहोर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बिरहोर हो जाएगा। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है। अब इस 32 जनजाति में से 8 को जो है आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है, और इस 8 आदिम जनजाति में से एक आपका जो है बिरहोर है। अब बिरहोर में जो है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ हो जाता है जंगल का आदमी। क्या हो जाता है अर्थ? जंगल का आदमी। ठीक है, और बिरहोर की बात किया जाए तो इनमें जो है कोहबर चित्रकला जो है प्रचलित है। और कोहबर का भी अर्थ पूछता है तो कोहबर में कोह का अर्थ होता है गुफा, और बर मतलब दूल्हा हो जाता है। लेकिन संयुक्त रूप से अगर इसका अर्थ निकालते हैं तो हो जाता है गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा। इतना याद रखना है। अब बिरहोर की बात करेंगे तो इनका जो निवास स्थल है उसको क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। और बिरहोर जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या जो है झारखंड के हजारीबाग जिला में देखने को मिलता है। ठीक है, इतना याद रखना है। तो बिरहोर जनजाति ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बैगा लोग प्रत्येक 9 वर्ष पर कौन सा पर्व मनाते हैं? पहला है रसनवा, दूसरा है नौ भोज, तीसरा है हरेली, चौथा है बिदरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रसनवा। तो बैगा लोग जो है प्रत्येक 9 साल में एक पर्व मनाते हैं जिसका नाम है रसनवा। इतना याद रखना है। और 2011 की जनगणना के अनुसार बैगा जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो मात्र 3582 है। बहुत कम जनसंख्या थी। ठीक है, बैगा। और बैगा जनजाति के जो प्रमुख पशु है या धार्मिक पशु है वो क्या है? बाघ। ब से बैगा, ब से बाघ। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण ये किताब का नाम है, और मुंडारी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश ये भी किताब का नाम है, कि रचना किसने की है? पहला है रामदयाल मुंडा, दूसरा है डॉक्टर मन मसीह मुंडू, तीसरा है मुकुंद नायक, चौथा है कामिल बुल्के। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर मन मसीह मुंडू के द्वारा ये लिखा गया है आपका संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण, और मुंडारी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश ये लिखा गया है। रामदयाल मुंडा की बात करेंगे तो इनकी प्रमुख रचना क्या है? आदि धर्म। क्या है? आदि धर्म। इसके अलावा जे नाची से बाँची वो किसका है? तो रामदयाल मुंडा का ही रचना है। मुकुंद नायक का जो है क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर
के स्टेज का राजकुमार कहा जाता है, यानी कि प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज कहा जाता है किसे, मुकुंद नायक को। ठीक है, जो कि मर्दानी झूमर के क्या हैं, प्रतिपादक हैं। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि प्रथम संथाली शब्दकोश वोकैबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज की रचना किसने की थी। पहला है पी.ओ. बॉन्डिंग, दूसरा है सखाराम गणेश देवास्कर, तीसरा है कैंपवेल, चौथा है ई.एल. पक्सुले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई.एल. पक्सुले के द्वारा जो है प्रथम संथाली शब्दकोश वोकैबुलरी ऑफ संथाली लैंग्वेज लिखा गया है। और कब लिखा गया है तो बता दें, 1868 ईस्वी में इसे प्रकाशन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है। पहला है बंगाल की खाड़ी, दूसरा है अरब सागर की खाड़ी, तीसरा है भूमध्य सागर की खाड़ी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बंगाल खाड़ी की शाखा से जो है झारखंड में वर्षा होती है मुख्य रूप से। वैसे अरब सागर खाड़ी के शाखा से भी झारखंड में वर्षा होता है, लेकिन सबसे अधिक या मुख्य रूप से पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, जिसको इंग्लिश में बे और बंगाल कहते हैं। क्या कहते हैं, बे ऑफ बंगाल। तो जैसे भारत का नक्शा कुछ इस तरह से है, आप लोग देखे होंगे, तो यहाँ पर जो है आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो इसी के जो है प्रभाव से झारखंड में वर्षा होती है या इसी शाखा से होती है, ये आपको याद रखना है। साथ ही अगर आपको पूछ दे कि झारखंड में मानसून का प्रवेश कब हो जाता है, तो 10 से 15 जून के आसपास जो है झारखंड में मानसून प्रवेश हो जाता है। और मानसून कब लौटता है तो मध्य अक्टूबर, यानी कि 15 अक्टूबर के आसपास झारखंड में मानसून लौटने लगता है या लौट जाता है। आपको ये भी पूछा जाता है कि झारखंड में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आपका हो जाएगा नेतरहाट। और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आपका हो जाएगा चाईबासा का मैदान। कौन सा हो जाएगा, चाईबासा का मैदान। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि जुमार, राढ़ू, कांची, खरकय और संजय किसकी सहायक नदी है। पहला है दामोदर, दूसरा है बराकर, तीसरा है स्वर्णरेखा, चौथा है उत्तरी कोयल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है जुमार, राढ़ू, कांची, खरकय और संजय। अब स्वर्णरेखा नदी की बात करेंगे तो ये झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से जाके बंगाल के खाड़ी में गिरती है। यानी आप कह सकते हैं कि समुद्र में स्वतंत्र रूप से मिलने वाली झारखंड की एकमात्र नदी स्वर्णरेखा नदी है। अब स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थल की बात करेंगे तो ये रांची के नगड़ी गांव से निकलता है, और जिस जगह से निकलता है उस जगह को रानी चुआ कहा जाता है। इतना याद रखना है। अब स्वर्णरेखा नदी पर क्या क्या है तो आपको बता दें, हुंडरू जलप्रपात है जो कि झारखंड का दूसरा प्रमुख जलप्रपात है और आपका रांची जिला में है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपका क्या है, पालना डैम है। और पालना डैम किस जिला के अंतर्गत आता है, तो ये आपका सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपको बता दें कि स्वर्णरेखा नदी पर जो है आपका चांडिल डैम बना हुआ है, और ये भी आपका सरायकेला जिला के अंतर्गत आता है। इसके अलावा स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम में जो है आपका झारखंड का औद्योगिक शहर जमशेदपुर बसा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भाइयों और बहनों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बर्मा और अय्यर बांध किस नदी पर है। पहला है दामोदर, दूसरा है बोकारो, तीसरा है बराकर, चौथा है स्वर्णरेखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दामोदर नदी पर है। आपका बर्मा और अय्यर बांध दामोदर नदी पर है। आपको बता दें ये बांध जो है आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाए गए हैं। ठीक है, अब दामोदर नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल टोरी है। और टोरी कहाँ पर है, तो टोरी आपका लातेहार जिला में है, और लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। अब दामोदर नदी को ही क्या कहा जाता है, तो दामोदर नदी को ही देव नदी कहा जाता है। और दामोदर नदी को जो है झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी भी माना जाता है। इसके अलावा ये जो दामोदर नदी है ये क्या है, तो झारखंड का सबसे लंबी नदी भी है। क्या है, झारखंड का सबसे लंबी नदी भी। और इसका लंबाई कितना है, तो इसका लंबाई झारखंड में 290 किलोमीटर इसकी लंबाई है। साथ में आपको बता दें कि दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक क्यों कहा जाता होगा, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है अत्यधिक बाढ़ आती है, जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है, जिसके कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अब जो है हम लोग जानेंगे कि दामोदर नदी की जो है कुल लंबाई कितनी है। तो कुल लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई जो है कितना है, 592 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है।
क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। पहला तापीय विद्युत, दूसरा है पन बिजली, तीसरा नाभिकीय विद्युत और चौथा है वायु ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत में तापीय विद्युत सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है। पहला है 35%, दूसरा है 40%, तीसरा है 27%, चौथा है 25%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 23%। झारखंड के जो है भूमि में जो 100% जो भूमि है उसका मात्र जो है 23% भूमि में कृषि कार्य होता है। अगर बात किया जाए कि यहाँ की झारखंड की जो कुल जनसंख्या है उसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है कृषि कार्य में संलग्न है या लगी रहती है, तो लगभग 75% जनसंख्या जो है झारखंड की जो कृषि कार्य में लगी हुई है। यानी कि झारखंड की जो कुल जनसंख्या है 3,29,88,134, उनमें से 75% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी रहती है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड में अधिसूचित वनों का क्षेत्रफल कितना है। पहला है 79,714 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 23,473 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 2,57,008 वर्ग किलोमीटर और चौथा है 19,127 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 23,473 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, झारखंड में वनों का कुल क्षेत्रफल है। इतना आपको याद रखना है। देखिए आपको बता दें कि झारखंड में जो है वन वाला बात आ ही रहा है तो पूरा डिटेल में बताते हैं। तो झारखंड का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये झारखंड का कुल क्षेत्रफल है। उसमें से जो है 23,473 वर्ग किलोमीटर में क्या है, वन पाया जाता है। इतना क्लियर हो गया। अगर बात किया जाए झारखंड में जो है 2023 के अनुसार वनों का प्रतिशत कितना है, तो 29.81 है। क्योंकि देखिए प्रत्येक 2 साल में जो है वन रिपोर्ट जारी किया जाता है देहरादून की राजधानी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, इसीलिए जो है आंकड़ा बदलते रहता है। तो ये जो है आंकड़ा 29.81 ये 2023 वाला है। अब इसमें भी आपको पूछता है कि झारखंड में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो आपका हो जाएगा चतरा था, अभी नया हो गया है ना, अभी हो जाएगा आपका लातेहार। और सबसे कम 1% वाला जिला या क्षेत्रफल की दृष्टि से या प्रतिशत की दृष्टि से कौन हो जाएगा सबसे कम वाला, तो आपका जामताड़ा हो जाएगा। और सबसे अधिक वाला कौन सा हो जाएगा, तो लातेहार हो जाएगा। इतना याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि पारसनाथ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी। पहला है 1986, दूसरा है 1981, तीसरा है 1976, चौथा है 1994। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1981, लेकिन कहीं कहीं पर जो है लिखा मिलता है 1984। आप लोग कहाँ पर क्या लिखा देखे हैं उसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, नहीं तो किसी दिन हम जो है इसको ठीक से देख के बता देंगे। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जो है 1981 आपका सही हो जाएगा। अब पारसनाथ की बात करेंगे, ये जो पारसनाथ अभ्यारण्य की बात करेंगे तो कहाँ है, तो आपका गिरिडीह जिला में है। और गिरिडीह जिला कब बना है, तो 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को गिरिडीह जिला बना है। इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है लातेहार, तीसरा गढ़वा, चौथा है पलामू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लातेहार जिला में स्थित है। कहाँ पर है, तो लातेहार जिला में। अब लातेहार की बात करेंगे तो ये जिला बना है 4 अप्रैल 2001 को लातेहार झारखंड का ज़िला बनता है। और लातेहार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर बहुत कुछ है झारखंड में जो झारखंड जी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे लोध जलप्रपात जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और बूढ़ा नदी पर है, लातेहार जिला में ही है। इसके अलावा पहाड़ों की मल्लिका नेत्रहाट भी लातेहार जिला में है। मिर्चैया जलप्रपात भी लातेहार जिला में है। सूगा बांध भी लातेहार जिला में है। घाघरी जलप्रपात भी लातेहार जिला में है। तो लातेहार जिला में बहुत कुछ है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि क्रोमियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है। पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है रांची, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है धनबाद।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिला में क्रोमियम का सबसे अधिक उत्पादन होता है पूरे झारखंड में। और इस जिला के अलावा जोजोहातू और सरायकेला के स्थान में भी जो है कुछ मात्रा में क्रोमियम का उत्पादन किया जाता है। इतना याद रखना है। तो पश्चिमी सिंहभूम का जिक्र हो रहा है, तो ये जिला बना है 16 जनवरी 1990 को। क्लियर है? चलिए शॉर्ट में ही बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ था? पहला है 1964, दूसरा है 1958, तीसरा है 1972, चौथा है 1938। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1972 हो जाएगा। देखिए आपको थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए बोकारो में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में होता है, लेकिन उत्पादन की बात होगा तो 1972 हो जाएगा। तो बोकारो में 1964 में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ था, इसीलिए जो है बोकारो को स्टील सिटी भी कहा जाता है। और किस देश की सहायता से किया गया था यहाँ पर स्थापित? तो रूस देश की सहायता से किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? तो बोकारो के जो है माराफारी नामक स्थान में। और माराफारी को जो है बोकारो का पुराना नाम भी कहा जाता है, ठीक है। वैसे बता दें कि बोकारो ज़िला कब बना है? तो हमारा जो बोकारो है ये ज़िला बनता है 1991 ईस्वी को, ठीक है। और बोकारो में जो है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर विकल्प में जो तिथि है उसको भी बताते हैं। तो 1964 में बोकारो इस्पात संयंत्र का जो है स्थापना हुआ है। 1958 में एचईसी कारखाना की स्थापना हुआ है। और 1972 में आप जान रहे हैं कि बोकारो इस्पात में जो है उत्पादन शुरू हुआ था। और 1938 में मुरी में जो है एल्युमिनियम कारखाना का स्थापना किया गया था। ये सब याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि NH 33 सड़क की झारखंड में कुल लंबाई कितनी है? पहला है 300 किलोमीटर, दूसरा है 333.5 किलोमीटर और तीसरा है 290 किलोमीटर, चौथा है 520 किलोमीटर। तो देखिए सड़क का निर्माण कार्य जो है चालू रहता है या इसमें जो है फेरबदल होते रहते हैं, लेकिन ये वाला आंकड़ा जो है आपका पुराना आंकड़ा है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत जो है अभी बढ़ा होगा, कुछ पॉइंट में बढ़ा होगा, जैसे 333 है 335-36 इस तरह से 1-2 किलोमीटर बढ़ गया होगा, लेकिन इसी को जो है आपको सही करना है, ठीक है। अब NH 33 की बात करेंगे तो इसको जो है झारखंड में जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। और इसका नाम जो है वर्तमान में बदल दिया गया है और इसका नाम झारखंड में वर्तमान में क्या हो गया है? तो NH 20 हो गया है। इसी को जो है अब NH 20 के नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? पहला रामगढ़, दूसरा गढ़वा, तीसरा खूंटी, चौथा है लोहरदगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोहरदगा। लोहरदगा में बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी थी? तो 4,61,000। कितना? 4,61,000 जो है लोहरदगा की जनसंख्या थी 2011 के जनगणना के अनुसार। और जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे छोटा जिला बना था। और सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा था? तो आपका रांची था और छोटा में आपका लोहरदगा हो जाता है। अब लोहरदगा की बात करेंगे तो लोहरदगा ऐसे जिला में शामिल है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। वैसे बता दें कि झारखंड में वर्तमान में 24 जिला है, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं, लेकिन लोहरदगा और खूंटी झारखंड का ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। अब लोहरदगा की बात करेंगे तो लोहरदगा जिला कब बना है? तो 1983 में बना है। किस जिला से अलग करके बना है? तो रांची जिला से अलग करके बनाया गया है। अब लोहरदगा में जो है 2 प्रमुख जलप्रपात है। कौन सा? तो एक है आपका निंदी और दूसरा क्या है? तो दूसरा का नाम घड़घड़िया है। इतना याद रखिएगा। और आपको बता दें कि लोहरदगा में जो है एक बगड़ू पहाड़ है। कौन सा है? बगड़ू पहाड़ है। और बगड़ू पहाड़ को क्यों हम लोग जानते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है बॉक्साइट मिलता है। क्या है? बॉक्साइट के लिए फेमस है। और बॉक्साइट आप जानते हैं कि एल्युमिनियम का अयस्क है और एल्युमिनियम से जो है आपके घर के जितने बर्तन हैं वो सब बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लड़की की आयु 21 वर्ष पूरा होने पर कितने रुपये की सहायता प्रदान की जाती है? पहला है 1.20 लाख रुपया, दूसरा है 1.15 लाख, तीसरा है 1.08 लाख, चौथा है 1.50 लाख। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1.08।
लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जो है लड़की मैच्योर हो जाती है तो 21 साल की उम्र में उसे जो है कितना लगभग 1.08 लाख रुपया की सहायता राशि मिलती है। ये अनेक किस्तों में मिलती है, एक ही बार में नहीं मिलती है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि जदूर किस प्रकार का नृत्य है? पहला एकल नृत्य, दूसरा है सामूहिक नृत्य, तीसरा है पेशेवर नृत्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक नृत्य। जदूर क्या है? तो जदूर जो है झारखंड का एक लोक नृत्य है और यह एक सामूहिक नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक नर्तकी लाल रंग की प्रधानता लिए कपड़े पहनते हैं। यह नृत्य सरहुल के अवसर पर भी किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे बता दें कि झारखंड के आदिवासी कल्चर में जो है कोई भी नृत्य होता है, कोई भी नाच गान होता है तो उसमें जो है महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान सब इकट्ठा एक ही साथ नाचते हैं, गाते हैं और जश्न मनाते हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है सामूहिकता का या एकरूपता का। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होता है कि सिर्फ महिलाएं नाचेगी, सिर्फ पुरुष नाचेगा, सिर्फ जवान या बूढ़ा, सबको मिलजुल के जो है साथ नाचते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि निम्न में से किस वाद्य यंत्र की आकृति कड़ाही जैसी होती है? पहला है सिंगा, दूसरा है मांदर, तीसरा है शहनाई, चौथा है धमसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धमसा। क्या हो जाएगा? धमसा। धमसा एक विशालकाय वाद्य यंत्र है। इसका इसका जो है आकार कैसा है? एक कड़ाही की तरह है, मतलब कैसे बोलेंगे, नगाड़ा देखे होंगे आप लोग, इस तरह से। कड़ाही भी इस तरह से रहता है, ये भी कुछ इस तरह से ही रहता है। ये धमसा है, लेकिन नगाड़ा का बड़ा भाई है, नगाड़ा से भी बड़ा होता है, ये आपका धमसा है। इतना ही याद रखना है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, देखिए, जिसको मुंह से फूंक कर बजाया जाता है हवा निकाल के, वो क्या है? आपका सुशीर वाद्य यंत्र है। जैसे आपका बांसुरी है, मुरली है, सिंगा है, शहनाई है, ये सब क्या है? आपका सुशीर वाद्य यंत्र है। जिसको तार से कंपन करके आवाज़ निकाला जाता है उसको तंतु वाद्य यंत्र कहा जाता है। जैसे आपका सितार, गिटार हो जाएगा, केंद्री हो जाएगा, वायलिन हो जाएगा, ये सब तंतु वाद्य यंत्र है। जिसको पीट कर बजाया जाता है उसको हम लोग ताल वाद्य यंत्र कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो सिंगा की बात करेंगे तो ये भैंस का सींग से बनाया जाता है और ये क्या है? एक सुशीर वाद्य यंत्र है। मांदर की बात करेंगे तो झारखंड का सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध वाद्य यंत्र क्या है? मांदर है। और मांदर की तुलना जो है झारखंड में प्रेमिका या पत्नी के समान किया जाता है। ठीक है, चलिए, और शहनाई को क्या कहा जाता है? मंगल वाद्य यंत्र। मंगल वाद्य यंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि झारखंड में जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं, शादी विवाह पर्व त्योहार, उसमें शहनाई जरूर से जरूर बजाया जाता है। और शहनाई भी क्या है? ये भी आपका सुशीर वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि संथाल जनजाति में दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है? पहला है चाचो छठियार, दूसरा है छठियार, तीसरा है जन्मदिन, चौथा है कोठा छठियार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाचो छठियार। ठीक है, दीक्षा संस्कार को क्या कहा जाता है? तो चाचो छठियार कहा जाता है। अब संथाल की बात करेंगे तो झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा संथाली है और संथाली भाषा को लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी का लिपि जेएससीसी के अनुसार 1941 ईस्वी में किया गया है। और किसने किया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। अब संथाली भाषा को 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और इस 8वीं अनुसूची में जो है पूरे भारत से मात्र 22 भाषा शामिल किया गया है। उनमें से एक आपका संथाली भाषा है, जो कि झारखंड का क्षेत्रीय और हमारा जो है ट्राइबल लैंग्वेज है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। अब संथाल जनजाति की बात करेंगे तो इनका प्रमुख देवता जो है क्या है? सिंगबोंगा है। और सिंगबोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतना याद रखना है। संथाल जनजाति में जो है सरहुल को क्या कहा जाता है? बाहा कहा जाता है। और संथाल जनजाति में युवागिरी को घोटुल कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब संथाल जनजाति में जो है एक बहुत बड़ा जो सामाजिक सजा है जिसको बिटलाहा कहा जाता है। और ये बिटलाहा सजा जो है सामान्यतः यौन से संबंधित दोषी पाए जाने पर दिया जाता है, जिसमें जो है गांव से जो है हुक्का पानी सजा पाने वाले व्यक्ति का बंद कर दिया जाता है। अब संथाल समाज में शादी को क्या कहा जाता है? बापला कहा जाता है, बापला। और इनमें जो है शादी का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो किरिंग बापला है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो संथाल जनजाति का जब भी जिक्र है ये सब जो बात जो है आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? पहला 1955, दूसरा 1964, तीसरा 1974, चौथा है 1990। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1964 में। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका जमशेदपुर में है। और जमशेदपुर कहाँ पर है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना? तो 16 जनवरी 1990 को। चलिए, ये क्वेश्चन जो है आपका हम ही बताते हैं, आज होमवर्क नहीं देते हैं क्योंकि आप लोग जो है कमेंट करते ही नहीं हैं, तो हम ही बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई कितनी है? पहला है 82 फीट, दूसरा है 95 फीट, तीसरा है 100 फीट और चौथा है 20 फीट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 100 फीट हो जाएगा। ये जो जगन्नाथ मंदिर है कहाँ पर है? तो आपका रांची जिला में। रांची में भी कहाँ? तो आपको बता दें कि धुरुआ क्षेत्र में है। और इसका निर्माण जो है नागवंशी राजा एनी शाह के द्वारा करवाया गया है। कब करवाया गया है? तो 1691 ईस्वी में कराया गया है। और यहीं पर जो है प्रत्येक साल आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष के द्वितीय को जो है क्या है, रथ मेला का आयोजन किया जाता है। और वर्तमान में भी जो है रथ मेला शुरू हो चुका है। रथ मेला चालू है 16 तारीख से और लगातार 9 दिन तक रहेगा। ठीक है, यही है आपका जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर के बारे में जो है एक अलग से जो सीक्रेट नहीं, सेपरेट वीडियो जो है हम एक दिन बना के डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, पूरा विस्तार से बताएंगे। ठीक है, वैसे एक 3-4 मिनट का वीडियो तो डाले ही हैं कि रथ मेला झारखंड में, रांची में कब से मनाया जाता है और किसने शुरू किया था, ऐसा जो हेडिंग के साथ है वो वीडियो हम डाले हैं, चाहे तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास जो काफ़ी शिद्दत और मेहनत के साथ आप लोग के लिए लाए थे। तो आप लोग जो है क्लास को लाइक कीजिए और प्रतिक्रिया स्वरूप जो है आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, बाकी कल जो है फिर एक शानदार क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।